रात भर में मैंने एक किताब लिखा, उसका नाम रखा विद्यासागर। अच्छा, छोटे मोटे कवि हिंदुस्तान में, मुझे याद है आपका व्याख्यान आप ही ने बोला है कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं तो 136 करोड़ कवि हैं। बाल्मीकि के, भवभूत के, तुलसीदास के, सूर के, जायसी के लिखे हुए राम और कृष्ण कब के काल के गाल में समा गए, लेकिन इन कवियों के रचे हुए रामकृष्ण आज भी जनता की जबान पर, जन जन की जबान पर चढ़े हुए हैं और इनकी चर्चा हो। कामायनी ने प्रभावित किया, जयशंकर प्रसाद की कामायनी ने, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्रियाकलाप जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग था हिंदी के लिए वो हिंदी का स्वर्ण युग था। कजरी का भी स्वर्ण युग वही था। जब हनुमान जी अशोक वन में गए और सीता जी से उनकी भेंट हुई, तो हम नहीं कह सकते कि हनुमान जी ने किस भाषा में सीता जी से बात किया। सही बात। हिंदी में किया, संस्कृत में किया, सिंहली में किया, या उनकी कोई पंपापुर की भाषा थी उसमें उन्होंने सीता से संपर्क साधा। ये चमत्कार है। व्यास जी जानते थे मल्लिका का फूल नहीं खिलता, फिर भी कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उनको लिखना पड़ा। उन्होंने लिखा कि सरदो उत्फुल्ल मल्लिका जी। जो लोकप्रिय है, ये मान लिया जाए कि वो काबिल है, या जो काबिल है, या ये मान लिया जाए वो लोकप्रिय हो सकता है। आपको ये रोकूंगा मधुकर जी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। राम सीता को इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते थे कि वो सीता के बिना रह नहीं सकते थे। जो व्यक्ति नदी से, पहाड़ से, पर्वत से, समुद्र से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से सीता की हाल पूछता हो, सीता के विरह में व्याकुल होकर के उनकी सुध जानना चाहता हो, वो व्यक्ति सीता को अशोक वाटिका में है और रावण के वध के बाद उनके पास न पहुँचे, यह संभव नहीं। तो हमने ये लिखा है, किसी के कहने से या रजक के धोबी के कहने से राम ने सीता को वनवास में पुनः भेज दिया, हम नहीं मानते। कोई तो कारण होगा जी, और उस कारण का उल्लेख हमने इस अपनी किताब में किया है। समाज ने मुझको गाली दी तो मैंने गाली लिखा, समाज मुझको गीता देगा, गीता के श्लोक देंगे तो मैं श्लोक लिखूंगा। व्यक्ति को रोटी भी चाहिए तो प्रेम भी चाहिए जी। लेकिन मेरा ये मानना है मधुकर जी कि जो प्योरिस्ट लोग होते हैं ना, ये मेरी ओपिनियन है, ओपिनियन तो नहीं कहूँगा, मेरा विचार है कि आप अगर भाषा को बहुत जकड़ के रखना चाहते हैं, या भाषा को आप चाहते हैं कि नहीं इसमें छुआछूत आ जाएगी, या उसको उस तरह से देखते हैं, तो आप भाषा का नुकसान करते हैं, उसका संवर्धन नहीं करते। एआई हमारी भाषा को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन जो संवेदना हम महसूस करते हैं वो संवेदना वो महसूस नहीं कर सकता। उससे आप कहेंगे 1 मिनट में कविता वो लिख के दे देगा। सही बात। गीता वेद पुराण हमारे आदिकाल से कहते हैं, पक्षपात जिसकी आंखों में वह भगवान नहीं हो सकता। वाह वाह, एक बार फिर से बस पढ़िए। अलसाये सोये मुर्दों का शौर्य जगाने। नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को। नवचेतना केंद्र, ग्राम सीखण, जिला मिर्ज़ापुर से मैं संजीव त्रिपाठी सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं इस टॉक शो में, इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है द जुनून शो। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुरानी लोकोक्ति है कि लीक लीक गाड़ी चलें, लीक ही चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। जुनून शो के पीछे हमारा ये जो मकसद है वो, भारत इतना वृहद देश है, इसमें हर जगह आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आम जनमानस की यादों से या आम जनमानस के सामने आ नहीं पाते हैं, लेकिन अपने आप में उन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जो समाज को एक दिशा देने में, समाज का मार्गदर्शक बनने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। हमने जब इस जुनून शो का एक आइडिया अपने दिमाग में रखा, तो जो सबसे पहले हमारे हृदय में, हमारे स्मृति पटल पर नाम आया वो आदरणीय श्री मधुकर मिश्र जी का आया। मधुकर जी का हम नवचेतना केंद्र में स्वागत करते हैं। मधुकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को मैं बता दूं कि मधुकर जी से मेरा परिचय एक कवि सम्मेलन के माध्यम से हुआ था। ग्राम सीखण के ही हमारे
भाई हैं, बड़े भाई श्रीधर पांडे जी, उनके माध्यम से, और उसके बाद मधुकर जी ने बनारस में ही एक कार्यक्रम करते हैं आप, जो जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों को बुला करके सम्मानित किया था। उस कार्यक्रम में भी शामिल होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसके बाद एक जगह छोटा सा कविता पाठ भी हमने मधुकर जी के ही आशीर्वाद से किया था। तो उस समय हमने, जैसा कि हमारे सभी दर्शक देख सकते हैं कि मधुकर जी अब कहना तो नहीं चाहिए, मतलब वृद्ध हो चले हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनकी जो हिंदी के प्रति जिजीविषा थी, जो उत्साह था, और एक भीष्म पितामह की तरह आपके आदेश पर एक छत के नीचे लगभग 300-400 साहित्य प्रेमी इकट्ठा हुए थे, वो हम लोगों के लिए एक बहुत आश्चर्यजनक बात थी। मेरे लिए तो पर्सनल तौर पे बहुत ही एकदम अनूठा अनुभव था कि आज के इस ज़माने में भी जब टेक्नोलॉजी ने, एआई ने इतना सभी के मस्तिष्क को, उनके थॉट प्रोसेस को कैप्चर कर लिया है, उसके बावजूद अभी भी जो पुरानी जो रिवायतें हैं, रीतियां हैं, जिसमें कवि सम्मेलन आता है, इस तरह की चीज़ों में बहुत ही समाज के उत्कृष्ट वर्ग के लोग सिर्फ मधुकर जी के आह्वान पर शामिल हुए। उसने हमको बहुत प्रभावित किया। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि साहित्य से अच्छा कुछ हो नहीं सकता शुरू करने के लिए, और मधुकर जी से बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता उस पर टिप्पणी करने के लिए, उस पर बात करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मधुकर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एक निवेदन पर यहाँ आए, आपने इस जुनून शो का पहला शो करने के लिए अपनी हामी भरी। हम इसके लिए एकदम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपकी जो हिंदी के प्रति आपका जो प्रेम है मधुकर जी, उसने हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो ये जो प्रेम है, हम चलेंगे, हम वार्ता शुरू करेंगे शुरू से, लेकिन इस आपकी जो प्रेम है एक प्रकाशक के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, एक कवि के तौर पर, इसको आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे, या इसके पीछे की क्या मंशा रही है आपकी, उस पर ज़रा कुछ बात करें, फिर हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। नवचेतना संस्था को धन्यवाद देते हुए तथा माँ विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले तो मैं अपने जन्म के संदर्भ में बताना चाहता हूँ जी कि 24 जून 1945 रविवार को धर्मतिया ग्राम में, जो बनारस जनपद के अंतर्गत है, उस समय था जी, अब भदोही हो गया जी, उस समय वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बचपन में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन को प्रत्येक मंगलवार को जाया करते थे, और मुझे भी प्रत्येक पूर्णमासी को ले जाते थे। तब उतने साधन आवागमन के नहीं थे, इक्के थे, तांगे थे, या पैदल चलने का साधन था जी। उस समय पिताजी माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में कागज़ पर लिखते थे कि मुझे धन नहीं, विद्या चाहिए, और वो आसु कवि थे जी। उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा। मेरे बड़े भाई साहब भी, डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी, वो भी अच्छे कवि हैं जी, हिंदी कविता बहुत अच्छी लिखते हैं, और पिताजी के हिंदी परिष्कृत भाषा में लिखने का जो प्रभाव था, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा। धीरे धीरे 8 साल की उम्र से ही जी, मैं इस ओर उन्मुख हुआ, और वो प्रवृत्ति आई कि मैं जो कुछ लिखूं हिंदी में लिखूं। हिंदी में लिखूं। ऐसे बचपन में ही हमने अपने गांव, बगल के गांव से उर्दू सीख लिया था। मोहम्मद अंसारी थे जी, उनके द्वारा उर्दू की शिक्षा ली। बाद में कई भाषाओं का ज्ञान भी अर्जित किया जी, लेकिन हिंदी से जो मेरा लगाव रहा वो टूट रहा। जी। और उस समय बचपन की जो कविता बनी वो हिंदी में बनी, और हिंदी आज तक मेरे जुनून में, मेरे रक्त में रची बसी। कितनी उम्र रही होगी जब आपने अपनी पहली रचना करी, कुछ याद है? मेरा ख्याल है कि मैं उस समय
कक्षा 4 या 5 में पढ़ रहा था। अच्छा 8 साल की उम्र रही होगी। जी। पहली कविता जो हमने लिखा, अब इतना याद तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ शिव मंदिर है, जी। वहाँ हम अपने साथियों के साथ शाम को हर कीर्तन किया करते थे। उसमें कभी कभी अपनी 2-4 पंक्तियाँ जोड़ दिया करते थे। और हमारे बचपन में विद्यालयों में अंताक्षरी हुआ करते थे। जी। अंताक्षरी में भी शरारत बस मैं अपनी 2-4 पंक्तियाँ लिख के पढ़ देता था, और वो अंतिम वर्ण पर, जैसे पढ़, गढ़ और रण, विज्ञ, ऐसे अक्षरों पर गिराता था कि सामने वाले विद्यार्थी उसका अनुकरण न कर सके। तो उस समय से जो लालसा बनी और एक उत्कर्ष की भावना आई जी। वो बराबर बनी रही। और मुझे याद है कि पहली कविता हमने कजरी लिखा था। अच्छा, अरे वाह। कजरी लिखा माँ विंध्यवासिनी के ऊपर कि रुचि रुचि पैया धरो मेरी देवी, पग पैजनिया बाजे ना। वाह वाह। और तब आपकी उम्र क्या रही होगी? वही 8-9 साल की उम्र रही अच्छा, होगी। कजरी भी उसी समय पे? उसी समय से। जी। और मैं आपको बताऊं कि उस समय हमारे गांव के ही नहीं, अगल बगल क्षेत्र के, दूर दूर के, मिर्ज़ापुर के, जौनपुर के, धीरे धीरे जब मैं कक्षा 8 में गया, 7-8 में, तब तक इतनी शोहरत हो गई कि क्षेत्र के तमाम लोग गायक, कजरी, गज़ल, फगुआ, चैता, वीरहा, तमाम तरह की रचनाएं लिखवाने के लिए मेरे पास आने लगे। और वो एक जुनून था कि खाना पीना छोड़ के मैं उन लोगों की मांगें पूरी करता था। एक कमी थी, वो ये कि मैं जो लिखता था वो उनको दे देता था। अच्छा। अपने पास कभी नहीं रखा। तो उन्होंने अपने नाम से उसको? नहीं, नाम तो मेरा ही देते थे जी। अखाड़ा मेरा था। अच्छा। लेकिन वो गाते थे, उससे जीव को पार्जन करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। और यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, बम्बई में उस समय मनोरंजन के बहुत सारे साधन तो थे नहीं उपलब्ध। जी जी। तो ऐसी स्थिति में कजरी का समय है तो कजरी, फगुआ का ऋतु है तो फागुन का महीना है तो फगुआ, चैती, ये सब गाया करते थे। और उससे काफ़ी धन कमाते थे, उनका जीविकोपार्जन उसी से हुआ करता था। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि मधुकर जी ने जिक्र किया कजरी, चैती, फगुआ, तो ये हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। और हमारी संस्कृति में भिन्न भिन्न ऋतुएँ हैं, भिन्न भिन्न मास हैं, तो उनके लिए अलग अलग लोकगीत प्रचलित हैं। कजरी जैसे मधुकर जी ने जिक्र किया, तो कजरी जो है वो सावन के लिए बनी है। सावन महीने में कजरी का यहाँ पे खासकर जो जहाँ हम बैठे हैं मिर्ज़ापुर अंचल में, तो कजरी की ये गंगोत्री कही जा सकती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ मधुकर जी। तो सही कह रहे हैं। कजरी की गंगोत्री मिर्ज़ापुर है। फगुआ जैसे मधुकर जी ने बताया कि फागुन महीना जब होली आती है तब फगुआ गाया जाता है, उसके बाद चैती। तो जस्ट हम दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए बता रहे हैं। मधुकर जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और उसके बाद फिर आपने कौन सा रुख इख्तियार किया अपने करियर को लेकर के? देखें, बचपन में मेरी लालसा थी कि मैं अध्यापक बनूंगा जी। लेकिन जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, उसके पहले मेरी जब अवस्था 15 साल की थी, तो मिर्ज़ापुरी कजरी पर मेरी पहली किताब ठाकुर प्रसाद बुक सेलर, राजा दरवाजा वाराणसी ने अच्छा छापा। अच्छा। और उसके 4-5 महीने बाद जालपा देवी रोड पर जहाँ प्रेस है, गज़ल ये हीरा के नाम से मेरी दूसरी किताब उसने छापा। अच्छा। मेरे मन में एक जुनून पैदा हुआ कि यदि मेरी लिखी हुई रचनाएं ये प्रकाशित कर सकते हैं तो मैं खुद अपनी किताब क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता। वाह। तब मेरी उम्र थी 17 साल। 17 साल। 17वें साल में प्रवेश कर रहा। 60 की दहाई की बात है। जी जी। 60 के बाद रात भर में मैंने एक किताब लिखा, उसका नाम रखा विद्यासागर। अच्छा। और वो किताब कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के लिए थी। सुबह मैं बनारस गया और कपिल चौरा से दक्षिण तरफ जालपा देवी रोड पर ही जी सीताराम प्रेस है, उसके प्रोपाइटर थे काशीनाथ गुप्ता। अच्छा। वो देवता थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। मुझे देखे,
नीचे ऊपर तक देखने के बाद उन्होंने कहा किसने लिखा है, हमने कहा लिखा तो हम ही हैं। तो उनको क्या यकीन चाहिए? नहीं हुआ कि आप लिख सकते हैं, मतलब वो उन्होंने आश्चर्य उनको से देखा। विश्वास नहीं हुआ कि ये किताब ये लिख सकते हैं इस उम्र में। फिर उन्होंने दोपहर का भोजन मुझे कराया जी। और कहा ठीक है आप एक हफ्ते बाद आइए, इसका प्रूफ हम आपको देंगे। मैं आपको बताऊं कि वो किताब 10 दिन में छप गई, विद्यासागर के नाम से। अच्छा। और एक हफ्ते में ही पूरी किताब बिक गई। अध्यापक कहते थे कि ये पढ़ रहा है और इसकी किताब हम स्कूल में बेच रहे हैं। वाह वाह। फिर 2 हफ्ते के बाद उसका दूसरा संस्करण छपा। ये माँ विंध्यवासिनी की कृपा थी, एक चमत्कार था या मेरे पूर्व जन्मों का संस्कार का फल था। फिर मुझे पीछे मुड़कर देखने का अवसर नहीं मिला और सन 1963-64 में विद्यासागर कक्षा 3 के लिए, विद्या प्रवाह कक्षा 4 के लिए, विद्या प्रवाह नाम की, विद्या विहार नाम की किताब कक्षा 5 के लिए किताबें हमने अलग अलग किया। और ये किताबें 50-50 हज़ार की संख्या में प्रति वर्ष छपने और बिकने लगी। 50,000? 50-50 प्रति किताब 50-50 हज़ार की संख्या में बिकने लगी। 66-67 तक इन किताबों का विक्रय इस स्तर पर बढ़ा कि ये किताबें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख प्रति वर्ष बिके, छपे और बिक जाए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका प्रकाशन आप स्वयं कर रहे थे? स्वयं करते थे। अच्छा। मैं किताब लिखता था, दूसरे की किताब मैंने कभी नहीं छापा जी। वाह। मैं स्वयं लिखता था, प्रूफ देखना, लिखना, वितरण करना, वितरण करने की व्यवस्था करना, कलेक्शन करना। तब तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही था। बिल्कुल तो निस्संदेह। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी किताबें बिकती थी। बाद में हमने बिहार की किताबें प्रकाशित किया। 67-68 में किताबें हमारी गुजरात में भी बिकी, बम्बई में भी बिकी, कलकत्ता तक बिकी, नेपाल तक कुछ किताबें गईं। धीरे धीरे 70 आते आते किताबों की संख्या हमारे 100 के ऊपर हो गई। वाह। और 70 आते आते विद्या विहार की संख्या छपने की 5 लाख के ऊपर हो गई। 4-4, 5-5 लाख मधुकर पॉकेट डिक्शनरी, लाइट ऑफ जनरल इंग्लिश, हिंदी भाषा भास्कर, तमाम किताबें हमारी हुई। मधुकर जी, आपने बताया कि आपके प्रेरणा स्रोत घर में ही थे, आपके पिताजी कवि थे। जी। छोटे मोटे कवि हिंदुस्तान में, मुझे याद है आपका व्याख्यान आप ही ने बोला है कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं तो 136 करोड़ कवि हैं और हर कोई चाहता है कि हमको तुरंत मंच मिल जाए। छोटे मोटे कवि के रूप में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था मधुकर जी कि जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी है तो उसमें प्रस्तावना में ही उन्होंने बोल दिया है कि मैं ये स्वांतः सुखाय के लिए लिख रहा हूँ, अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ और मेरा कोई निमित्त नहीं है इसको लिखने का। कविता, एक कवि के रूप में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो आपका उसमें निहितार्थ क्या होता है? स्वांतः सुखाय ही होता है या इसके पीछे कोई और मंशा भी होती है? देखिए, कविता आप नहीं लिखते जी। कोई भी कवि चाहे कि वो कविता लिख दे, संभव नहीं है। वो ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक गुण है। जब आपके अंदर से भावना आएगी, संवेदना, करुणा जब आपके अंदर से उमगेगी तो तब कविता लिखी जाती है। और कविता तब जो लिखी जाती है वो कालजयी कविता होती है। कविता दिल से लिखी जाती है, दिमाग से नहीं। दिमाग से आप गद्य लिख सकते हैं पर कविता नहीं लिख सकते। तो जैसे सीप में मोती पलता है और वो सीप से निकलने के बाद मोती या तो मंदिर में देवताओं के मुकुट में शोभा पाता है या राजाओं के मुकुट में जगमगाता है या सुंदर स्त्रियों के गहने में शोभा पाता है, आभूषण बनता है। जी जी। तो उसी प्रकार से उस मोती की तरह ही कवि की कविता कवि के लिए नहीं होती, वो समाज के लिए होती है और दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को आनंदित करने के लिए, दूसरों का मनोरंजन करने के लिए होती है, स्वयं कवि के लिए नहीं होती। मेरा यहाँ पे मधुकर जी, मैं आपसे इतर तो नहीं वो करूँगा, लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आपका वो चाह रहा था कि आप जब कविता शुरू करते हैं
तो मुख्य रूप से तो आप अपने लिए कविता करते हैं या आप इस उद्देश्य से करते हैं कि ये कविता मैं किसी दूसरे के लिए लिख रहा हूँ? मेरा वो जो प्रश्न था वो इस बात को लेकर के था। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है, सांस भी लेता है तो अपने लिए ही जी लेता जी है। जी उस तरह से कविता है। जब हम कोई लेखन करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ रहता है कि लेखन के माध्यम से हमको सम्मान मिलेगा, जी, लेखन के माध्यम से हमारी पहचान बनेगी। बेशक बेशक। संबंधों के लिए व्यक्ति जीता है, जी, पहचान के लिए जीता है। तो वही उद्देश्य कविता में भी कविता है। में भी होता है। कविता व्यक्ति को, तुलसीदास को कविता ने क्या दिया? अमरत्व दिया। अमरत्व दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप विज्ञान से अमरत्व नहीं पा सकते। बेशक। विज्ञान से आप सुख पा सकते हैं, लेकिन अमरत्व नहीं पा सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने। भूषण ने शिवाजी पर लिखा, जी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज पर लिखा, जी, जी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, राम पर लिखा, जी। भवभूत ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा। तो तुलसीदास जी भी नहीं है, ये लिखने वाले लोग नहीं हैं, और जिन पर लिखा गया वो लोग भी नहीं है। बेशक बेशक। लेकिन अमरत्व उनको मिला, दोनों को मिला। कवि को भी अमरत्व मिला और जिन पर लिखा गया वो भी अमर हुआ। और एक बात आप समझ लीजिए, कवि जिस पर लिखा या साहित्यकार ने जिस पर लिखा वही अमर हुआ। उसी के इतिहास को आज हम पढ़ते हैं। जिस पर नहीं लिखा गया वो काल के गाल में समा गया। वाल्मीकि के, भवभूत के, तुलसीदास के, सूर्य के, जायसी के लिखे हुए राम और कृष्ण कब के काल के गाल में समा गए। लेकिन इन लोगों, ब्रह्मा के बनाए हुए राम और कृष्ण कब के काल के गाल में समा गए। लेकिन इन कवियों के रचे हुए राम कृष्ण आज भी जनता की जबान पर, जन जन की जबान पर चढ़े हुए हैं और इनकी चर्चा हो रही है। करोड़ों लोगों की अभ्यर्थना है इनकी रचनाएं। मतलब रामचरितमानस, आज हम और आप बात कर रहे हैं मधुकर जी, और अभी हमारे गांव में रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और 365 दिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चलता रहता है। तो आपकी बात से बिल्कुल मैं एकदम सहमत हूँ। मधुकर जी, चूँकि आप बनारस से हैं, बनारसी के अंचल में आप पले बढ़े, आपका सारा काम यहाँ पे रहा, तो कविता पर भी, चूँकि हमारे यहाँ वाराणसी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, अभी भी है। बड़े बड़े नाम जैसे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सब यहाँ से हुए। इनका यहाँ के मानव जीवन पर, काव्य जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि आपका जो प्रारंभिक वो प्रेरणा स्रोत आपके पिताजी रहे, लेकिन जैसे जैसे आपकी काव्य यात्रा आगे बढ़ी, लेखन आगे बढ़ा, तो कोई ऐसे लेखक, कुछ ऐसे लेखक जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, या आपने कभी सोचा हो कि मैं इनकी तरह लिखूंगा तब अच्छा लेखक माना जाऊंगा? किसी ने आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस किया हो? देखें, बचपन में सबसे अधिक प्रभावित अगर किसी ने मुझे किया तो गोस्वामी तुलसीदास थे। इनसे मैं बहुत प्रभावित था। और उपन्यास में, बचपन में मैं उपन्यास बहुत पढ़ता था। अच्छा। उस समय आचार्य चतुर्सेन के लिखे हुए उपन्यास मुझे बहुत प्रिय थे। और गुरुदत्त के लिखे हुए उपन्यास भी मैंने बहुत पढ़ा। कन्हैयालाल मुंशीलाल के भी बहुत पढ़ा। प्रेमचंद्र की भाषा, जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, इनकी भाषा सरल थी, हृदयग्राही थी। इन्होंने भी प्रभावित किया। लेकिन जिस तरह से विशिष्ट भाषा शैली में आचार्य चतुर्सेन ने लिखा, उन्होंने प्रभावित किया, उतना प्रभावित किसी ने नहीं किया। कामायनी ने प्रभावित किया, जयशंकर प्रसाद की कामायनी ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्रियाकलाप, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग था हिंदी के लिए, वो हिंदी का स्वर्ण युग था। कजरी का भी स्वर्ण युग वही था। उस समय मिर्जापुर में बद्रीनारायण, प्रेमघन और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जब आपस में मिलते थे और यात्रा करते थे, तो बड़े बड़े गाँव में, कस्बों में ये लोग बैठ जाते थे, वहाँ लाई चना खाते थे, और क्षेत्र के लोगों को जो कविता करते थे या जो गीत गाया करते थे उनको बुलाते थे, उनसे उनका गायन सुनते थे, उनको लेखन करने की प्रेरणा देते थे। ये सब सारी चीज़ें जो उन लोगों में थी वो अद्वितीय थी, उसका मुझ पर प्रभाव पड़ा। और मैंने बचपन से ये सीखा कि मुझे यह काम करना है, नए लोगों को प्रकाश में लाना है,
प्रतिष्ठित लोगों को जिनकी प्रतिष्ठा मिल चुकी है, जिनको, उनके साथ साथ जो युवा नए कवि हैं इनको प्रकाशित करना है, वो हमारी नज़र में चढ़े हुए थे। उस काम को हमने पूरा किया। आज हम 10 साल से नई सदी के स्वर के नाम से एक ग्रंथ निकाल, मैं आने वाला था उस पर। इसमें लगभग 1000 के ऊपर से कवियों की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और पूरे देश विदेश के रचनाकार सम्मिलित हुए हैं, युवा भी हैं और स्थापित रचनाकार भी हैं। इस पुस्तक पर भाग 1, 2, 3 पर PhD भी हो रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज जो नई सदी के स्वर का सम्मान है, वो किसी दूसरी किताब को स्थान नहीं मिला। ये मैं दर्शकों को जी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य में मधुकर जी का ये अप्रतिम योगदान है। जो नई सदी के स्वर जो रचना है इनकी, जिसमें इन्होंने बहुत सारे कवियों को मौका दिया है अपनी कविताएं छपवाने का, तो ये आपका योगदान एकदम अतुलनीय है, सराहनीय है। मधुकर जी, मैं कविता की भाषा पर आ रहा था कि आपने शुरू से कहा कि हिंदी ही में ही लिखना, आप उर्दू भी सीखे, आपने उर्दू भी सीखी। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप उर्दू लिपि से प्रचलित हैं, मतलब आप वाकिफ़ हैं या आप सिर्फ? नहीं, उर्दू लिपि मुझे आती थी जी बचपन में। अच्छा। जब मैं शायरी लिखा करता था। अच्छा। उस समय। लेकिन प्रकाशन कार्य में आने के बाद सन 1962 के बाद मेरा एक लक्ष्य रहा, अर्जुन की तरह, कि मछली ही एक लक्ष्य है, मछली की आँख। तो प्रकाशन में आने के बाद सारी चीज़ें भूल के या तो लिखना और या तो फिर प्रकाशन के काम में जुटे रहना, बस 2 ही चीज़ मुझे दिखाई दिया और ईश्वर ने मुझे दोनों काम में सफलता दी। मैं आपको मधुकर जी अब ले आना चाहूँगा कि एक ऐसी डिबेट पे या एक ऐसे विवाद पे, विवाद तो नहीं कहूँगा लेकिन ये चर्चा साहित्य जब से है और मेरा अनुमान है कि जब तक रहेगा हमेशा उसमें द्वंद्व चलता रहेगा कि लिखित कविता और हमारी जो वाचिक परंपरा है उसकी कविता, दोनों में हमेशा एक द्वंद्व रहता है। भाई लोक और शास्त्र में हमेशा एक द्वंद्व रहा है। आप चूँकि प्रकाशन के कार्य में शुरू से रहे हैं, आपने प्रकाशित पुस्तकों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, आपका सारा कार्य उस पर है। कविता का एक माध्यम जो हमारी जनता जानती है वो है कवि सम्मेलन, वाचिक परंपरा। आप दोनों के बीच में कोई द्वंद्व पाते हैं या दोनों एक दूसरे के पूरक पाते हैं? देखें, लोक और शास्त्र दोनों का अनुनासिक संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोक नहीं होगा तो शास्त्र नहीं होगा, पहले लोक हुआ बाद में शास्त्र हुआ। कबीरदास ने लिखा है, मैं न मरा मरी है संसारा, मुझको मिला जियावन हारा। करेक्ट। लोक उनको मिला। कबीरदास लोक के कवि थे, शास्त्र के कवि नहीं थे। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि लोक वेद विदित सब काहू। तो जो लोक में है वो कहीं नहीं है, और लोक रहेगा तो शास्त्र बचेगा। शास्त्र का अस्तित्व तभी है जब लोक है, इसलिए लोक पहले है और शास्त्र बाद में है। जहाँ तक वाचिक परंपरा और लिखित परंपरा की बात है, तो वाचिक परंपरा हमारी याद परंपरा रही है जी। हमारे वेद के श्लोक, मंत्र या उपनिषद के जो भी हैं, ये वाचिक परंपरा की देन है जो आज तक संरक्षित रहे हैं जी। लिखित परंपरा बाद में आई, और जब लिखित परंपरा आई तो धीरे धीरे वाचिक परंपरा का लोप हुआ। आज भी वाचिक परंपरा है, लेकिन उसमें लिखित परंपरा प्रभावी है। या यूं कह सकते हैं मधुकर जी कि लिखित परंपरा वाले थोड़ा वाचिक परंपरा वालों को हल्का मान के चलते हैं। ये सही है कि गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन अब ये समय का वो कह लीजिए या जिस तरह से कह लीजिए कि उनका है कि जब तक आप लिखित में छपे ना हो, जब तक आप, तब तक जैसे क्रिकेट से अगर लें तो आप जब तक टेस्ट मैच नहीं खेलते तब तक आप असली प्लेयर नहीं माने जाते। तो जब तक आप अगर लिखित में ना अपनी पुस्तकें ना छपवाएं और लोगों तक पहुंचे ना, प्रकाशित ना हो, तब तक आप असली कवि नहीं माने जाएंगे। ये एक वर्ग है जिसकी ये धारणा है। जैसे पुरस्कारों में भी आप देख लें तो अमूमन उन्हीं लोगों को किया जाता है जो लिखित परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखें, जब हनुमान जी अशोक वन में गए
और सीता जी से उनकी भेंट हुई, तो हम नहीं कह सकते कि हनुमान जी ने किस भाषा में सीता जी से बात किया। सही बात। हिंदी में किया, संस्कृत में किया, सिंहली में किया, या उनकी कोई पंपापुर की भाषा थी उसमें उन्होंने सीता से संपर्क साधा। ये चमत्कार है। कैसे हुआ ये कठिन विषय है। व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, व्यास जी जानते थे कि शरद ऋतु में ये मल्लिका का फूल नहीं खिलता जी। फिर भी कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उनको लिखना पड़ा। उन्होंने लिखा कि शरदो उत्फुल्ल मल्लिका जी। तो कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिनको आप वाचिक परंपरा से भी जोड़ सकते हैं और लिखित परंपरा से भी जोड़ सकते हैं। दोनों का संबंध यदि हम लिखित नहीं है आज के युग में तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि वाचिक परंपरा अब जिस तरह से पहले प्रभावित थी उस तरह से प्रभावित नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्थान है, महत्वपूर्ण है। तो दोनों विधाओं को हम सम्मान देंगे और दोनों विधाओं का आदर करेंगे। दोनों विधाएं अमूल्य हैं। इसी से मिलता जुलता मेरा मधुकर जी अगला प्रश्न था कि लोकप्रिय होना और अगर बोलें काबिल होना, आप इन दोनों में भी कुछ द्वंद्व पाते हैं, या ये जो लोकप्रिय है यह मान लिया जाए कि वो काबिल है, या जो काबिल है या ये मान लिया जाए वो लोकप्रिय हो सकता है? देखें, लोकप्रिय तो वही होगा जिसमें कुछ काबिलियत होगी, गुण होगा तो ही उसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये तो बहुत कठिन प्रश्न है कि बिना काबिलियत कोई प्रशंसित हो जाए। कोई न कोई गुण तो उसमें होगा, वो चाहे जिस प्रकार का गुण हो। राजनेता भी चर्चित हो सकते हैं, साहित्यकार भी चर्चित हो सकते हैं, कवि भी चर्चित हो सकते हैं, और नाटककार भी हो सकते हैं। तो किसी न किसी गुण का होना व्यक्ति में आवश्यक है। बिना गुण का किसी की अर्चना हो, पूजा हो, यह संभव नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ। और इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद मधुकर जी, प्रकाशन में आपका इतना समय बीता, आपने असंख्य कवियों से आपका वार्तालाप हुआ, आप स्वयं सरस्वती के उपासक हैं, जो उदीयमान कवि हैं या जो हम जैसे लोग हैं जिनका अभी अभी कविता में जैसे वाचिक परंपरा में आना हुआ है जी। तो एक वृद्ध के नाते, एक बुजुर्ग के नाते आपसे मार्गदर्शन हम सब लोग चाहते हैं। या अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाली पीढ़ी को, या ये जो पीढ़ी है, इसको अपने अनुभवों के निचोड़ से आप क्या सीख तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप अनुभव किस तरह से साझा करना चाहेंगे कि अच्छा लिखना है या साहित्य का सृजन करना है अच्छा, तो क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या बातें नहीं करनी चाहिए? देखिए, युवा कवियों के लिए सबसे पहले तो किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। एक बात आपको ये रोकूंगा मधुकर जी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। आप जैसे कुछ भी करें, आप हीरो की तलाश करते हैं या आप अपने प्रेरणा स्रोत ढूंढते हैं, तो प्रेरणा स्रोत अगर आपको कोई मिल गया है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आपकी लेखनी में या आपका सारा प्रयास होता है कि मैं इनकी तरह करूं या इनकी तरह लिखूं। तो इससे बचना, या आपने जो बोला मैं इससे सहमत हूं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इसको चरितार्थ कर पाना शुरू के स्टेज में। है नकल शब्द से जी, भावना का नहीं, शब्दों का नकल नहीं करना चाहिए, शिल्प का नकल नहीं करना चाहिए। किसी भी लेखक का, कवि का, उनका अपना शिल्प हो, उनका अपना शब्द संयोजन हो, उनका शब्द विधान अपना हो, भाव मिलते रहें, और ये मिलते रहे, हमेशा मिलते रहे हैं। जी जी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जायसी जी ने भी लिखा जी। और तुलसीदास जी ने भी लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। मुहावरे तो जो आप लिखेंगे वही कोई भी लिख सकता है, लोकोक्तियाँ वही हो सकती हैं। तो भाव का नकल करना या उस रास्ते पर चलना, जिस रास्ते पर कोई चल रहा है उस रास्ते पर चलने को नकल नहीं करते हैं, लेकिन वो किस तरह से चल रहा है उस तरह का नकल न करें। कि अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा है
तो वो भी अपने पैर को उसी एक तरीके से स्थिति रखें। से मोड़ दें, ऐसा न करें। जी जी वो जो लिखें उनका अपना, जैसे अभी हमारी एक नई किताब आई है जनक नंदिनी महाकाव्य। जी इसकी पुस्तक में हमने एक नया संदर्भ दिया है। हमने लिखा है कि राम सीता को इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते थे कि वो सीता के बिना रह नहीं सकते थे। जो व्यक्ति नदी से, पहाड़ से, पर्वत से, समुद्र से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से सीता की हाल पूछता हो, सीता के विरह में व्याकुल होकर के उनकी सुध जानना चाहता हो, वो व्यक्ति सीता को अशोक वाटिका में है और रावण के वध के बाद उनके पास न पहुँचे, यह संभव नहीं है। तो हमने ये लिखा है कि राम सीता को लेने खुद गए, किसी को भेजे नहीं, खुद गए। इसी प्रकार अयोध्या में लोग कहते हैं कि एक किसी के कहने से या रजक के धोबी के कहने से राम ने सीता को वनवास में पुनः भेज दिया। हम नहीं मानते, कोई तो कारण होगा जी। और उस कारण का उल्लेख हमने इस अपनी किताब में किया है कि सीता को दोबारा उन्होंने वन में क्यों भेजा। तो कहने का तात्पर्य है कि मौलिक कुछ होना चाहिए जी। कुछ नवीनता होनी चाहिए नए कवियों में, एक बात। दूसरी बात, उनकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए। देखें, कविता की भाषा शालीन होगी। भाषा एक ऐसा परिधान है जिसको अगर शालीनता से नहीं पहना गया तो पूरा व्यक्तित्व उभर जाता है। इसलिए भाषा का प्रयोग बहुत संतुलित और बहुत विचार करके अपनी रचनाओं में करना चाहिए और इसका ध्यान वो चाहे पुराने कवि हों या नए कवि हों, सबको देना चाहिए। आपको बताऊं कि मासूम राही राजा जी की उनका एक उपन्यास है आधा गांव। अरे मेरा पसंदीदा उपन्यास है। तो आधा गांव को नामवर सिंह ने JNU के MA के कोर्स में चला दिया। अच्छा। पाठ्यक्रम में लागू कर दिया। उस पर इतना विवाद हुआ कि नामवर सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा और अपने प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। बाद में लोगों ने प्रश्न किया राही मासूम रजा से कि आपने इतनी गालियां क्यों दी, क्यों लिखा है? तो उन्होंने कहा कि आप जैसा देंगे हम वैसा करेंगे, वही लिखेंगे। समाज ने मुझको गाली दी तो मैंने गाली लिखा, समाज मुझको गीता देगा, गीता के श्लोक देंगे तो मैं श्लोक लिखूंगा। तो समाज में और भाषा में तो गाली भी है जी। भाषा में मंत्र है, लेकिन ये कवि के विवेक पर है कि वो क्या लिखता है या उसका अनुभव क्या है, वो कवि के ऊपर निर्भर करता है। वाल्मीकि ने जयंत के प्रसंग को दूसरे ढंग से लिखा, लेकिन तुलसीदास जी ने उसको मर्यादित ढंग से लिखा। सीता चरण सोचे हाथी भागा। तो ये कवि के ऊपर निर्भर करता है कि कवि भाषा का प्रयोग किस तरह से करता है। इसकी सावधानी नए कवियों में, युवाओं में रखनी चाहिए। और कविता ऐसी हो जिसमें लोक कल्याण की भावना हो, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अनुभूति हो, जो मानवता का संरक्षण कर सकें, जो समाज का भला कर सकें, एक नई दिशा दे सकें, जिसमें देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ ऐसा हो जिसका अभूतपूर्व लाभ लोगों को मिले, प्रेरणा मिले, इस प्रकार की रचना करनी चाहिए। ये सब गुण नए कवियों में होना आवश्यक है। आजकल मधुकर जी आपने जो बात बोली, नागरी जीवन जो है भारत में इस वक्त प्रचलित है, जैसे मैं मुंबई में रह रहा हूँ, शहरी जो जीवन है मुंबई का वो इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड है और उसमें आदमी अपने आप में ही इतना उलझा हुआ है और भौतिकता, कृत्रिमता इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि अभी आपने जो बात बोली संस्कृति से जुड़ी हुई, लोक कल्याण के लिए लिखना, वो भाव ही एक आदमी के अंदर में या एक इंसान के अंदर में आना और उसका फिर कविता में परिलक्षित होना बड़ा मुश्किल सा मालूम होता है। मतलब जीवन की कविता में एक जो रहस्य का पुट है, एक जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों का पुट है, वो तो तब आएगा ना जब आप उसे महसूस करेंगे। तो ये मैं प्रश्न भी कर रहा हूँ और मैं आपको अपनी वो बात बता भी रहा हूँ कि ये जो आजकल भौतिकवाद हावी हो चुका है, उसमें कभी कभी बड़ी मुश्किल मालूम होती है कि अगर संवेदना आप महसूस ही नहीं कर रहे हैं तो आप फिर लिखेंगे क्या, आप कहेंगे क्या? 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण में जी
साहित्यकार और साहित्य दोनों का बड़ा नुकसान हुआ। ये तो है। लोगों ने महलों में बैठ करके कविता लिखना शुरू किया किसान पर। जी। तो जब तक आप किसान की पीड़ा नहीं समझेंगे, सही। वो करुणा आपकी रचनाओं में नहीं लिखेगी, व्यक्त नहीं होगी। वाल्मीकि ने क्रौंच वध के बाद उसकी पीड़ा को समझा। तो जो कविता उन्होंने लिखा, जो अमृतत्व मिला, जिसके कारण उनको भवभूत को, जिस करुणा के कारण उनको अमृतत्व मिला, ये सब गुण तब तक नहीं आ सकते जब तक आप एकांत में कविता नहीं लिखेंगे, एकाग्र भाव से कविता नहीं लिखेंगे। जिस विषय पर आप कविता लिख रहे हो उस विषय में ढल करके जब तक कविता नहीं लिखेंगे तब तक कविता में वो भाव परिलक्षित नहीं होगा, और हमको वो बनना पड़ेगा। जैसा आप कह रहे हैं कि इस समय देखिए सामाजिक विषमताएं बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, संबंधों में रिश्ता नहीं है, निष्ठा नहीं है, करेक्ट, वो भी समाप्त हो रहा है, भाईचारे का व्यवहार समाप्त हो रहा है, लोगों में कटुता बढ़ रही है, एक आम जो गर्माहट होती है वो गायब हो गई है, लोगों से मिलने जुलने का, लोगों से जो आपसदारी की भावना थी, जो अलाव जला करके हम लोग अपने दुख सुख को साझा करते थे, बिल्कुल, वो सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही, वो लगाव खत्म हो रहा है। तो हमको अपनी कुछ परंपराओं को, जो हमारी परंपराएं हमको एक जगह लाती थी, जो हमारे मन की मानवता को, मनुष्यता को सहेजती थी, उनको सहेजने का समय आ गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन टूट जाएगी, और जब बिखराव होगा, आचरण बिखर जाएगा, तो आदमी कोयले की तरह बिखर जाएगा। और जब आचरण, जिसका आचरण सुधर जाएगा, वो तो कुंदन की तरह चमक जाएगा। वाह मधुकर जी, आपने चूँकि अपनी यात्रा शुरू करी 60 की दहाई से और अभी तक आपका सृजन चल रहा है, आपने इस दौरान कई युग देखे। मैं जो प्रश्न करना चाह रहा था मधुकर, वो था जैसे साहित्य भी बहुत खानों में विभाजित रहा। 60 की दहाई से शुरू करें, उसके पहले से शुरू करें तो प्रगतिशील लेखकों का एक ग्रुप था, उसके बाद नई कविता वाले आए। इस तरह से आपने देखा होगा कि साहित्य में भी बड़ा विभाजन रहा, और कभी कभी उस टाइम पे तो ये माना जाता था कि भैया अगर आप राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं या आप सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं लिख रहे हैं तो आप लेखक नहीं हैं, आप कवि नहीं हैं, आपके अंदर वो तत्व नहीं है। मेरा प्रश्न था कि आप इस तरह की विभाजन से अग्री करते हैं, या ये कवि के ऊपर है, लेखक के ऊपर है कि वो स्वच्छंद भाव से जो लिखना चाहे वो लिख सके? देखें, जहाँ तक कविता लिखने का प्रश्न है, ये कवि पर निर्भर करता है कि वो किस विधा पर लिखता है। लेकिन कविता को खानों में बांट करके अलग अलग करना, ये नैतिकता नहीं है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि काव्य की जितनी विधाएं हैं जी, वो चाहे गीत हो, नवगीत हो, या गीत हो, संगीत हो, या सवैया हो, गजल हो, विरहा हो, जो भी हो जी, सब लोग गीत से निकले हैं। सबका गोत्र एक है, वो है लोक। सारे पहले लोक है, लोक गीत है, उसके बाद गीत। आप कल्पना करिए, गीत नहीं होता तो नवगीत कैसे आता? करेक्ट, तब नवगीत आया। नवगीत सन 60 के बाद लोगों ने नवगीत में कहा कि सौंदर्य नहीं होना चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए, और लोगों की पीड़ा लिखो। केवल पीड़ा से व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। व्यक्ति को रोटी भी चाहिए तो प्रेम भी चाहिए। इस तरह से बाद के कवियों ने, 70 के बाद के कवियों ने लोग वो प्रेम पर लिखना और सौंदर्य पर लिखना आरंभ भी किया। एक बार नीरज जी गजल पढ़ रहे थे तो किसी गजलकार, अच्छे गजलकार ने उनको रोक दिया कि आपकी गजल गलत है। तो नीरज जी ने कहा, मैंने तो गजल पढ़ा ही नहीं। तो कहें क्या है, कहें गीत क्या है? सही बात, वो पढ़ा करते थे, वो उन्होंने गीत का नाम दे दिया। इसी प्रकार से चंद्रसेन विराट के लिए उर्दू गजलकारों ने कहा, जब ये हिंदी गजल लिखने लगे तो उन्होंने कहा कि आपकी गजलें उर्दू की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं गजल लिख ही नहीं रहा हूँ, गजल पढ़ी नहीं रहा हूँ, मैं छड़कियाँ लिखता हूँ। बदल दिया। दुष्यंत कुमार ने जब लिखना शुरू किया था मधुकर जी, तो उस टाइम पे उनका भी वही हुआ था कि भाई उर्दू वालों ने उनको एक फासला रख के स्वीकार किया। बाद में उनकी कविताओं ने अपने दम पर लोगों में जगह बनाई। लेकिन मेरा ये मानना है मधुकर जी कि जो प्योरिस्ट लोग होते हैं ना, ये मेरी ओपिनियन है, ओपिनियन तो नहीं कहूँगा, मेरा विचार है कि आप अगर भाषा को बहुत
जकड़ के रखना चाहते हैं, या भाषा को आप चाहते हैं कि नहीं इसमें छुआछूत आ जाएगी या उसको उस तरह से देखते हैं, तो आप भाषा का नुकसान करते हैं, उसका संवर्धन नहीं करते। आपकी इस पर मैं टिप्पणी चाहूँगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। देखिए, भाषा का प्रयोग, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग तो तुलसीदास जी ने भी किया। जी, जी। उर्दू का भी किया, फारसी का भी उनकी चौपाइयों में मिलता है। गरीब नवाजू एक चौपाई है उनकी, जिसमें आप देखें कि प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, और मराठी शब्दों का भी बहुत प्रयोग उन्होंने किया। बिल्कुल सही। तो भाषा से परहेज नहीं करना चाहिए। कोई भी भाषा हो, अगर हमारी कविता के अनुरूप है, उसके अनुकूल है, तो हमको उसको ले लेना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम नवगीत लिखते हैं, तो हमने एक नवगीत के अच्छे रचनाकार को यह कहते हुए सुना पटल पर कि नवगीत के अतिरिक्त जो काव्य पाठ करते हैं वो लोग विलाप करते हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ इस तरह के उद्बोधन से, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वह भी तो काव्य की विधा है। बिल्कुल सही बात। काव्य की जितनी विधाएं हैं हम सबका सम्मान करते हैं, वो चाहे गजल हो, गीत हो, और वो चौपाई हो, दोहा हो, जो भी हो, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी दृष्टि में सब लोक से निकले हुए, सारी विधाएं लोक से निकली हुई विधाएं हैं, और जब तक हम सबका सम्मान नहीं करेंगे तब तक कविता का अस्तित्व विस्तार नहीं पाएंगे। कविता को विस्तार देने के लिए, कविता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, और हमें किसी भी कविता को एक दूसरे से नीचे ऊपर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दो सम्मान हर विधा को देना चाहिए। अगर कोई हृदय से कवि होगा, देखिए कविता लिखना अलग बात है, अच्छी कविता वही लिख सकता है जो अच्छा इंसान है। तो अच्छा इंसान होने के लिए बंटवारा नहीं, एकता हो चाहिए। एक होना बहुत ज़रूरी है। एक हो, प्रेम हो, तो वो कविता हो या कविता की कोई भी विधा हो, सम्मान पाएगी और विस्तार पाएगी। मुझे याद है, मैं फिराक साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने वही बोला था कि एक कवि को सोचने पे मजबूर किया इसने मुझे, और वही बात आपने मैं यहाँ पे बोली कि एक कवि को हमेशा अपनी कविता से बड़ा होना चाहिए। इसमें वही बात ऊपर लक्षित हो रहा जो आप बोल रहे थे कि कवि जब तक अच्छा इंसान नहीं होगा तब तक वो अच्छी कविता नहीं कर सकता। ये पैमाना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, शाश्वत है, और हमेशा रहेगा कि अगर आपको अच्छी कविता करनी है तो आप अच्छे इंसान रहेंगे, तभी अच्छी कविता कर पाएंगे। आज के दौर में मधुकर जी, आप चूँकि इतनी पूरी, आपने लगभग 6-7 दशकों से आपकी ये सृजनशीलता चल रही है, और प्रकाशक के तौर पे आपने काफ़ी समय बिताया है। अभी आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतना अपना रूप फैला रही है, हम लोगों के हर कदम कदम पे टेक्नोलॉजी है, प्रकाशक की भूमिका आप गुजरे दौर में तो आपने जो देखी है, अभी आने वाले समय में आप एक प्रकाशक के तौर पे प्रकाशक की क्या भूमिका देख रहे हैं? देखिए, प्रकाशक का जो दायित्व पहले था जी, वह आज भी है, लेकिन प्रकाशकों की स्थिति वो नहीं है। पहले लोग पढ़ते थे, आज की पीढ़ी किताब नहीं पढ़ रही, न किताब बिक रही है और न किताब पढ़ी जा रही है। ऐसा क्यों मधुकर जी? ऐसा क्यों? मतलब ये प्रश्न मुझे भी बहुत परेशान करता है। ये देखें, प्रश्न तो बहुत कठिन है जी। इसका जवाब भी बहुत कठिन है, लेकिन व्यक्ति तात्कालिक प्रसिद्धि चाहता है। वो चाहता है कि पंख लग जाए और वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाए, बिल्कुल समय न लगे। जी जी, ये होना बहुत मुश्किल है। वो आएगा जो किताब में है, वो AI से हमको नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी डिजिटल व्यवस्था हो जी, जो पुस्तक में मिलेगी प्रमाणित, वो हमें AI से प्रमाणित नहीं मिलेगी। AI हमारी भाषा को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन जो संवेदना हम महसूस करते हैं, वो संवेदना वो महसूस नहीं कर सकता। उससे आप कहेंगे 1 मिनट में कविता वो लिख के दे देगा आपको। सही बात। तो आज जिनको कविता लिखने का शऊर नहीं है, वो भी कवि हो जाएंगे
और हो रहे हैं जी। आप सरसों फेंकिए जी, तो वो जहाँ गिरेगी किसी कवि के ऊपर पर गिरेगी। इतने कवि हो गए हैं बेशक बेशक। इस डिजिटल व्यवस्था, फेसबुक के कारण या और इंस्टाग्राम के कारण कविता का इतना प्रचार हुआ है, इतना प्रसार हुआ है, हर व्यक्ति कवि हो गया है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये आई हो या कोई भी विधा हो, वो नवीनता नहीं दे सकती, वो आपको संवेदना नहीं दे सकती बेशक, संवेदना महसूस करने की भावना नहीं दे सकती। और मेरा मानना है मधुकर जी, आप पुस्तक अगर पढ़ते हैं तो आप उसके साथ एक यात्रा करते हैं, भावों की, यादों की। वो यात्रा वो आपको वो सृजनशीलता में बहुत मदद करती है। आपको फटाफट जो चीज़ें आजकल अवेलेबल हो जा रही हैं, वो ना तो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं, ना आपको गहराई में उतार रही हैं। छिछले पानी में आप रह करके वो सृजनशीलता हो ही नहीं सकती। ये मेरा मत है। और इसीलिए मैं, आपने चूँकि बहुत अच्छी बात कही, आपकी बातों का ही पुष्टि कर रहा हूँ और श्रोताओं से निवेदन भी कर रहा हूँ कि पुस्तकें सबसे बड़ी मित्र हैं। और पुरानी कहावत है कि अच्छा तभी लिखोगे जब अच्छा पढ़ोगे। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस मधुकर जी से वार्तालाप के थ्रू मैं यही निवेदन करूंगा कि ज़रा पुस्तकों से वापस अपनी मित्रता बढ़ाइए, ये हमेशा हित कर रहती हैं। मधुकर जी, आपसे इतनी लंबी बातचीत हो गई और आपके मुखारविंद से आपकी कोई कविता या कुछ इस तरह का आया नहीं, तो आपसे निवेदन करूंगा, चूँकि आपने कजरी का जिक्र किया, तो अगर कुछ कजरी आपने लिखी हो, अगर कुछ उसके भाव हम लोगों को सुना सकें, कजरी या जो भी आपको पसंदीदा हो, जो आप सुनाना चाहें। जो मैं आपको कुछ मुक्तक सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत है। एक मुक्तक है, मिटे न जिससे गहन अंधेरा, मिटे न जिससे गहन अंधेरा, वह दिनमान नहीं हो सकता। वाह। जिसमें करुणा दया नहीं हो, वह इंसान नहीं हो सकता। वाह, क्या बात है। गीता वेद पुराण हमारे आदिकाल से कहते हैं, पक्षपात जिसकी आंखों में, वह भगवान नहीं हो सकता। वाह वाह, एक बार फिर से इसको पढ़िए मधुकर जी। पक्षपात जिसकी आंखों में, वो भगवान नहीं हो सकता। पक्षपात जिसकी आंखों में, वह भगवान नहीं हो सकता। वाह। और सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी अच्छी चाहिए जी। सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी अच्छी चाहिए। घर मिला घर बार की, जीनत भी अच्छी चाहिए। वाह। छल कपट बाजीगरी से घर कभी चलता नहीं। वाह। छल कपट बाजीगरी से घर कभी चलता नहीं। घर चलाने के लिए नीयत भी अच्छी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। वाह। ये मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ये शेर घर ले जाइए, इसको अपने घर पे लगाइए। एक बार फिर से पढ़िए मधुकर जी इसको, नीयत भी अच्छी चाहिए वाला। सिर्फ सूरत ही नहीं, सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी अच्छी चाहिए। घर मिला घर बार की, जीनत भी अच्छी चाहिए। वाह। छल कपट बाजीगरी से घर कभी चलता नहीं। घर चलाने के लिए नीयत भी अच्छी चाहिए। वाह वाह वाह। मौसम का कभी चाल चलन देखना नहीं। वाह। मौसम का कभी चाल चलन देखना नहीं। छूकर सुसुप्त सांप का फन देखना नहीं। मधुकर जी, मेरी आपकी बड़ी पसंदीदा कविता है, आपने मंचों से कई बार सुनाया। आपको मैं टोक नहीं रहा हूँ, आप उस फ्लो में बोलें, लेकिन मेरा निवेदन है कि आपकी जो कविता है कि मैं केले के पेड़ों को फौलाद बनाने आया हूँ, उसके ज़रा कुछ मुक्तक ज़रूर सुनाएंगे। आप अभी जो सुना रहे थे वो सुनाएं। ये एक बार एक विद्यालय में मैं गया था, वहाँ छात्रों को, छोटे छोटे बच्चों को देख करके, और मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि इन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय ऐसे ही कविता बन गई, मैं केले के पत्ते को फौलाद बनाने आया हूँ, अलसाए सोए मुर्दों का शौर्य जगाने आया हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरी बड़ी पसंदीदा कविता है, और कभी आपको मौका मिले मधुकर जी को मंच से सुनने का, तो उनसे ऑन डिमांड ये कविता ज़रूर सुनिएगा। आपके अंदर एक पौरुष का बहुत अच्छा संचार होगा। मधुकर जी, आपकी यात्रा इतनी लंबी रही और मैं ये मान के चलता हूँ कि सुखद रही।
तो शिवमंगल सिंह सुमन की वो एक कविता है ना कि जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस यात्रा में आपके साथ बहुत से लोग जुड़े होंगे जिनका योगदान तुच्छ से लेकर काफ़ी रहा होगा। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप कुछ ऐसे लोगों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने आपकी इस यात्रा में आपका सहयोग दिया, आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहे? देखिए, जब से इस काव्य विधा में मैं आया जी, मेरे साथ एक सबसे पहले तो लोग गायकों की टीम जुड़ गई। अच्छा। इन लोगों ने मुझे काफ़ी शोहरत दिया। गायक जो लोकगीत गाने वाले, लोकगीत गाने वालों ने बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में, कलकत्ता बम्बई तक, तब का ज़माना था कि मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं था। हाँ सही, बिल्कुल सही बात। सिर्फ दंगल हुआ करते थे, कजरी के, फगुआ के, गज़ल के। जी। तो इन लोकगीत के माध्यम से उन लोगों ने बड़ा शोहरत प्रदान किया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब साहित्य पर हम आए तो देश के बहुत अच्छे अच्छे कवि, डॉक्टर माहेश्वर तिवारी, बुद्धनाथ मिश्र जी जैसे कवि, जी, या डॉक्टर अर्जुन चौहान जी जैसे कवि, चंद्रशेखर विराट भी मुझसे जुड़े, डॉक्टर, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे कवि, अच्छे अच्छे लोग, पूरे देश के लोग जुड़े और आज भी जुड़ रहे हैं। मेरे परिवार का भी इसमें बड़ा जी, मैं परिवार पे ही आ रहा था कि जरा जी, मेरे परिवार के सहयोग के बिना तो इतनी लंबी यात्रा संभव नहीं है। और मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी, वो स्वयं बड़े कवि हैं, साहित्यकार हैं, बॉम्बे में रहते हैं और अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनकी कई किताबें, लगभग 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका बहुत योगदान रहा। और आपको बताऊं कि इस विधा में मेरी धर्मपत्नी जी श्रीमती शारदा मिश्रा ने मेरा बड़ा सहयोग किया। जी। उनका जो स्वभाव रहा वो बहुत ही सार्थक रहा। कभी भी उन्होंने प्रश्न नहीं किया जी कि हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं। दिन रात लिखते रहे। वाह। कभी भी उन्होंने रोका नहीं। गजली साहित्य का इतिहास हमने लिखा। अभूतपूर्व बेजोड़ किताब बनी वो, जो अभी तक नहीं लिखी गई। जी जी, वो किताब बनी। फगुआ साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास हमने लिखा, वो भी बेजोड़ किताब बनी। ऐतिहासिक उपन्यास कोटा रानी का, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास पर आधारित है जी, वो एक अतुलनीय पुस्तक बनी है। और वहाँ जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अंजुशेखर या डॉक्टर राम लाल भट्ट जी, अथवा दिल्ली के विवेक भटनागर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इतिहासकार उससे जुड़े, उसकी प्रशंसा की। तो वो एक किताब जुड़ी। और सारी किताबें आई हैं। अभी जो किताब नई आ रही है जनक नंदिनी महाकाव्य, जी जी, ये भी एक अलौकिक पुस्तक बनेगी, मेरा अपना अनुमान है। पाठक और श्रोता इसको किस रूप में लेते हैं ये तो भविष्य बताएगा। पर हमारी शुभकामनाएं इसके साथ हैं। आप भगवान करें कि ये लोग इसको हाथों हाथ ले। और आपको बताएं कि मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथियों ने, पूरे देश और विदेश के लोगों ने जो जुड़ करके जी मुझे अपना सहयोग दिया, स्नेह दिया, वो हमारे जीवन में दुर्लभ रहा है। हम कल्पना नहीं करते कि इतना बड़ा समर्थन मुझको मिलेगा। ये नहीं, आपका बड़प्पन है कि आपने अपने इतने साथियों को याद कर लिया इस वार्तालाप के ज़रिए। मधुकर जी, अंत में आते आते हम जैसे लोग जो अभी शुरू किए हैं इस यात्रा को, आपसे जानना चाहते हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य का भविष्य या हिंदी की जो वाचिक परंपरा है इसका भविष्य, हमने बहुत विस्तार में इसका विचार विमर्श किया। आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखा? आने वाली पीढ़ी से कुछ ऐसी उम्मीद जो इसको सहेज करके भी रखें और किसी नए तरीके से संवर्धन करें? देखें, जहाँ तक वाचिक परंपरा की बात है, इस पर हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है। जी जी। कविता के संदर्भ में कविता का भविष्य हमेशा उज्जवल रहा है और उज्जवल रहेगा। जब तक धरती पर मानव समाज रहेगा तब तक कविता रहेगी, भगवान करे। और कविता व्यक्ति की हंसी में है,
व्यक्ति के क्रंदन में है, रोने में भी है, जी, जी। हंसी में भी है। व्यक्ति चलता है, उसकी गति में भी कविता है। बहुत। तो कविता का प्रभाव तो सब जगह है। हम ग्रहण कहाँ से करते हैं ये हमारे ऊपर है, कवि के ऊपर है। कविता मरेगी नहीं, कविता न जीर्ण होती है न कविता मरती है। और समय की होते हुए भी कविता समय के आगे की होती है। जी। आज भी हम तुलसी, कबीर और रैदास की कविताओं को जिस प्रकार से पहले लोग गाते रहे होंगे उसी प्रकार से आज भी हम लोग स्मरण करते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं और आगे भी गाएंगे। आगे भी गाएंगे। वो कविताएं पुरानी नहीं होने वाली। सही बात। इनकी नवीनता हमेशा बनी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि नई पीढ़ी उस कविता के अस्तित्व को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें जी। शालीनता भरी भाषा में कविता का सृजन करें और समाज को कुछ ऐसा दें जिससे हिंदी साहित्य धनवान हो, हिंदी साहित्य की समृद्धि बढ़े। जी। और मैं तो चाहूँगा कि हिंदी साहित्य की ख्याति जहाँ हिंदी नहीं है जी। उन क्षेत्रों में उस प्रकार से विस्तृत हो, चर्चित हो जिस तरह से हमारे यहाँ हो रही है, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वाह। इन्हीं नेक ख्यालों के साथ मधुकर जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम अनुग्रहित हैं कि आपने इतना समय निकाला, आप इस पॉडकास्ट के लिए आए हमारे पास और आपने आशीर्वाद अपना दिया। जी जी। और ये दो पंक्तियाँ अपने नए युवाओं को देता हूँ। जी जी। पाठकों को भी देता हूँ जी। अपने श्रोताओं को भी देता हूँ, समर्पित करता हूँ कि कुछ तो ऐसा करो, कुछ तो ऐसा करो कि जग में मोती बने पसीना जी। वाह। जो समाज के काम न आए उसका निष्फल जीना जी। वाह वाह। जो संघर्ष देखकर डरते उनका यह संसार नहीं। और कर्महीन नर को दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। वाह। कर्महीन नर को दुनिया में जीने का अधिकार। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। तो श्रोताओं, दर्शकों, ये थे श्री मधुकर मिश्र, एक बेजोड़ शख्सियत जिन्होंने अपनी काव्य यात्रा के साथ इतनी उसके सारे अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, हमारा ज्ञान संवर्धन किया। हम पुनः उनका धन्यवाद करते हैं और जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी ऐसी ही एक और बेजोड़ शख्सियत के साथ। मैं संजीव त्रिपाठी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे।